स्टूडेंट्स, हमारा जो सीरीज थी जिस पोएम की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड के थर्ड वीडियो लेक्चर है ये, उससे रिलेटेड जो हम आठ या 9 स्ट्रेंजर्स की स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंजर को और चलते हैं। ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड देयर फरो ऑफन द stubborn gleave has broke how jocund did they drive their team afield how were the boats beneath their sturdy straw। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, कि हार्वेस्ट करते हैं मतलब वो देयर सिकल यील्ड सिकल का मतलब है एक इस तरह की संरचना है, दांतरी नुमा जो संरचना होती है हमारे हिंदी में, कि उसके द्वारा वो हार्वेस्ट अपने जो यील्ड अपने जो फसल खेतों में जो फसल है उसकी कटाई करते रहते हैं। देयर फरो ऑफ द स्टबॉर्न ग्लीव हैज ब्रोक, और उनके हल, फरो मतलब उनके जो हल हैं वो अक्सर स्टबॉर्न ग्लीव का मतलब है कठोर जो मिट्टी है जो धरातल है उसको ब्रोक कर देते, उसको चीर देते हैं। हाउ जॉकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम ए फील्ड, जब खेतों से वो एक साथ लौटते हैं तो उनको जॉकंड का मतलब उनको कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब वो साथ आते हैं। हाउ वर द बुड बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और किस तरह से वो जंगल में अपने स्टडी स्ट्रोक अपने दमदार स्ट्रोक कुल्हाड़ी की वजह से वो पेड़ों को काट देते। तो यहाँ उनका स्ट्रगलिंग फेज़ को पोइट बताएं कि किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से वो अपने दांतियों के थ्रू अपने फसल की कटाई करते हैं, किस तरह से वो हल के द्वारा कठोर ज़मीन को तोड़ते हैं, और जब वो एक साथ इन सब कामों को करके घर लौटते तो उनको कितनी खुशी होती है, उनको इन छोटे छोटे कामों में कितनी खुशी होती है, इस बात को पोइट यहाँ पर बताता है। और किस तरह से वे जंगलों में स्टडी स्टो एक बार कुल्हाड़ी के देने से और दमदार जोर लगाने से पेड़ों को काटते हैं, और उन सब चीज़ों से उन छोटी छोटी चीज़ों में उनको जो खुशी मिलती है उसके बारे में यहाँ पर पोइट बात करते हैं। ठीक है, स्टडी स्ट्रोक दमदार जो चोट होती है उसको यहाँ पर स्टडी स्ट्रोक बोला है। फील्ड मतलब एक साथ आना, जो कंड खुशी होता है। स्टबॉर्न ग्लीव का मतलब होता है हार्ड लैंड लोना, कठोर भूमि होना। सिकल का मतलब दरातनुमा जो संरचना होती है उसकी यहाँ पर बात की है। ठीक है, अब हम ये हमारा फर्स्ट जो स्टेंजा कंप्लीट हो गया, हम सेकंड स्टेंजा स्टडी करते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टूल, ये लाइन बहुत अच्छी है, ये वाली लाइन ये इम्पोर्टेंट भी है। ये वाला स्ट्रक्चर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट में ही आते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पोएम का, और ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन इन दोनों पोएम जो स्टेंजा उन्हीं से आती है ज़्यादातर। एक स्टेंजा और है, उसके अलावा ये 2 स्टेंजा ही मेन फोकस स्टेंजा है इस पोएम के। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर नोर गिंडर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। अब यहाँ पर पोइट बोलता है लेट नॉट एम्बिशन, कि जो महान लोग हैं जो ऊंचे लोग हैं उनको कभी भी जो ये लोग कठिन काम करते हैं इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो ऊंचे महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी, ठीक है। यूजफुल टॉयल मतलब जो ये काम करते हैं। देयर होमली जॉयस, इनकी छोटी छोटी खुशियाँ, एंड डेस्टिनी ऑफ शुक्र, और उनका भाग्य जो एक तरह से मतलब अस्पष्ट है, जो बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उनको अपनी लाइफ की लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। तो यहाँ पर उनकी जो डेस्टिनी है जो कठिन है, नोर गेडर हियर विथ ए डिस्टेंटफुल स्मैन, और जो वैभव है उनको वो जो जिन लोगों के पास पैसा है आलीशान है, यहाँ पर ग्रेंडियर का मतलब है वैभव होना, ठीक है। उनके पास शालीनता वो है, विलासता है, वो उनकी तरफ उनको डिस्डेनफुल स्माइल देके, उनके अवहेलनापूर्ण स्माइल देके उनको उनकी तरफ ना दें। मतलब जो जिन लोगों के पास पैसा है वो उनको डिस्डेनफुल अवहेलनापूर्ण मतलब उनको अवहेल ना करें, उनको अवहेलना ना करें, ठीक है। द शॉर्ट एंड सिंपल एनलॉस ऑफ द पुअर, और जो प्योर लोग होते हैं जो गरीब लोग होते हैं उनकी जो जीवन वृत्तांत है, जो उनकी वार्षिक उनकी घटनाएं होती हैं, वो भी उनका जो लाइफ का जो फेज़ होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट और सिंपल होता है। तो यहाँ पर पोइट उसी की बात करता है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं। द बोस्ट ऑफ द हेराल्ड्री, द pomp ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, अबियर्स लाइक द इनएविटेबल, द पस ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू ग्रेव। एक तो ये लाइन, इसकी लाइन ये इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड, द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, हेराल्डी का मतलब है यहाँ पर कि जो उसे खुशी मिलती है, जो चीज़, एक तरह से ये बोल सकते हैं हम इसके लिए कि जो अमीरी है, जो अमीरी लोग हैं, मतलब बोस्ट ऑफ हेराल्डी का मतलब जो अमीरता है, जो अमीरी है उसकी, उसका बढ़ाईपन एंड उसकी पॉम्प, उसकी पावर की शक्ति एंड ऑल दैट बुट, और ये सभी चीज़ें, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, ये सभी चीज़ें जो उन्हें धन से दी है, किसको दी है? अमीर लोगों को धन से मिली है। अवेयर्स लाइक, सभी चीज़ें, चाहे गरीब लोगों के पास उसकी गरीबी हो, चाहे अमीर लोगों के पास उनका अमीरीपन हो, सभी चीज़ें इनएविटेबल आवर का डेथ, मतलब डेथ का सभी लोग इंतज़ार करते हैं, और सभी लोगों की डेथ एक ही वे में होती है, उसी के लिए वही घंटा होता है जिस घंटे में वो होनी होती है। उसके लिए ना तो अमीरी का 1 घंटा लेट होता है, ना गरीबी का 1 घंटा पहले होती है। इसमें कोई नहीं होता, जिसकी डेथ होनी होगी उस दिन वो होती है, उसमें अमीरी गरीबी का कोई डिफरेंस होता नहीं है। बट उस डेथ को एक्सप्रेस करने के तरीके गरीब लोगों के सिंपल होते हैं, जबकि अमीर लोगों के हाई होते हैं। यहाँ पर इनएविटेबल आवर का मतलब है डेथ, ठीक है। द पस ऑफ ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव, चाहे अमीरीपन का, चाहे बड़ाईपन का कैसा भी रास्ता हो, सभी रास्ते ग्रेव, कब्र की ओर जाते हैं। चाहे कोई भी रास्ता हम चुने, सभी रास्ते कब्र की ओर ही हम ले जाते हैं। तो ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट दीज द फॉल्ट, नोर यू, नोर योर मतलब नोर यू, नोर ये प्राउड impute these the fault, if memory over their tomb no trophies raise, bear through the long drawn aisle and fretted vault। तो यहाँ फ्रेटेड वॉल्ट, द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। अब यहाँ पर लास्ट के स्टेंजा में पोइट बोलता है नॉट नॉर यू, ना ही तुम्हारा एक घमंड, इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, उनको किसी तरह का दोष, इम्प्यूट मतलब दोष लगाए, उनको किसी भी तरह का दोष ना लगाए। इम्प्यूट मतलब दोष लगाना, उनको किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगा। इफ़ मेमरी ओवर देयर टॉम, यदि उनकी इस टॉम पे, इस मकबरे पे ना तो कोई याद है और ना ही कोई ट्रॉफी खड़ी हुई है। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रन आयल एंड फ्रेटेड वॉल्ट, और जहाँ पर लंबे आयल्स बने हुए, लंबे मतलब आयल का मतलब है गली बनना, और फ्रेटेड वॉल्ट मेहराब बने हो। फ्रेटेड वॉल्ट का मतलब है मेहराब, नक्का, फ्रेटेड का मतलब नक्काशी का काम होता है, वोल्ट का मतलब मेहराब, जिन पे नक्काशी कार मेहराब दिए हो, मतलब उनकी तुलना, उनकी ना, उनकी की सिंपल जो कब्र है उनसे तुलना ना की जाए। द प्लिंग एंथम स्वेल द नोट ऑफ प्रेज, और उनकी प्रशंसा, जो अमीर लोग होते हैं, जो उनकी प्रशंसा में एक संगीत बजाया जाता है, वह संगीत भी इनके मरने पर नहीं बजाया जाता है। तो यहाँ पर पोइट बोलता है जब सिंपल लोग मरते हैं तो उनकी याद में, उनके टॉम पर किसी भी तरह का कोई मेमोरी या नहीं होती, मेमोरेबल चीज़ नहीं होती, ना ही किसी तरह की कोई ट्रॉफी मेड होती है। बट जब अमीर लोग मरते हैं तब उनके लिए लंबा गलियारा बनाया जाता है, मक्कासीदार मेहराब बनाया जाता है, और एक मतलब संगीत में धन से उनको विदाई दी जाती है और उनकी प्रशंसा की जाती है। तो यहाँ पर पोइट इसी बात को बोलता है कि चाहे डेथ दोनों की ही होनी है, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट back to its mention call of the fleeting breath, can owner's voice provoke the silent dust or flattery soothe the dull cold ear of death। अब यहाँ पर पोइट है, क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बट जब जिन क्वेश्चनों का आंसर पोइट नहीं चाहता उनको रेहेटोरिक क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें अब पोइट क्या बोल रहा है, कैन स्टोरीड अर्न, क्या वो जो लोग मरे, जो गरीब लोग मरे, उनकी कब्र पर उनको एक स्टोर किया जाए, एक कलश में, अन्न मतलब एक कलश में जो बिल्कुल डेकोरेटेड हो, या एनिमेटेड बस्ट बनाई जाए, कोई उनकी आदि मूर्ति बनाई जाए। बैक टू इट्स मैसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, क्या ये सभी चीज़ें उनको फ्लीटिंग ब्रेथ, क्या उनकी जो सांसें लौटा सकती हैं, या अगर हम ऐसा बना देते हैं तो क्या इन चीज़ों से उनकी जो सांसें चली गई हैं,
फ्लेटिंग मतलब जो चली गई है, जो चीज़ चली गई है वो फ्लेटिंग का मतलब वैसे तो तोड़ देना होता है, लेकिन क्या उन जो कब्रों को तोड़ के उनकी सांसें आ सकती हैं बाहर, मतलब उनकी सांसों को हम वापस ला सकते हैं? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या जो चुप रहने वाली जो धूल है वो उकसा सकती है जब हम उनके सम्मान में कुछ बोलें तो? ठीक है, प्रोवोक मतलब उकसाना। और फ्लैटरी से होता, और क्या हम कि उनकी चापलूसी करें तो उनके ठंडे पड़े जो कान हैं, डल मतलब ठंडे पड़े जो कान हैं, जो डेथ की रूपी जो उनकी कान है उनको अच्छी लगेगी क्या? अगर मैं ये सब काम करूँगा तो वो क्या नींद से जग जाएंगी? इस तरह का क्वेश्चन पोइट यहाँ पर उठाता है। बट इस बात को हम भी जानते हैं, यदि वो हम ऐसा करते भी हैं तो क्या किसी मरे हुए को हम वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो इसमें अन्न का मतलब कलश होता है, स्टोरीड का मतलब होता है इस पर, इसको एकदम से नक्काशी करके उस स्टोरीज मेंशन किए हुए। एनिमेटेड का मतलब होता है जिस हम जो जनरल किसी की मरे की मूर्ति में तो आधी मूर्ति मतलब बैठा हुआ इस तरह की मूर्ति बनाना। फ्लीटिंग ब्रेथ मतलब उसकी उसकी जो टूटी हुई जो सांस है उनको वापस लाना। ऑनर मतलब सम्मान होता ही है। ठीक है, ये हो गया। अब परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पोर्ट इज लेड some hurt once pregnant with celestial fire hands that the rod of empire might have swayed or baked to ecstasy the living liar। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि उनमें से ज़्यादातर लोग जो अब इस नेग्लेक्टेड स्पॉट में रह रहे हैं, मतलब जहाँ इस गांव के वीरान कब्रिस्तान में रह रहे हैं। सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विथ सेलेस्टियल फायर, हो सकता है उनमें से, सम हार्ट मतलब उनमें से कुछ हार्ट, प्रेग्नेंट मतलब फिल हो विथ सेलेस्टियल फायर, दिव्य आग के साथ में भी वो फिल हो, कुछ अच्छा करने की भी उनमें जोश हो, उनके हृदय में ऐसी कुछ जोश हो। हैंड्स उनके हाथ, दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव सोल्ड, हो सकता है उनके में से कुछ के हाथ एक एम्पायर को, एक साम्राज्य को चलाने के लिए तैयार हो, एक साम्राज्य को चला भी सकते थे। स्वर्ड का मतलब होता है अधिकार प्राप्त करना, शासन प्राप्त कर लेना। ठीक है, और वेक टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और हो सकता है कुछ लोग ऐसी सुंदर बीणा, लायर का मतलब है बीणा बजाना, कि इतनी सुंदर बीणा बजाएं कि वो हमें एक परम आनंद की तरफ ले जाएं। हो सकता है कि वो जो लोग इन कब्रों में, जो सामान्य से दिखने वाली कब्रों में दफनाए हो, वो लोग अगर उनको मौका मिलता तो बहुत ऊंचा जा सकते थे। But knowledge to their eyes her ample pace, rich with the spoil of time, did never unroll. But knowledge to their eyes, लेकिन जो ज्ञान था वो भी उनसे बहुत दूर रह गया। हर एम्पल पेज, उसके भी विशाल पेज हो गए उनके सामने। रिच विद द स्पॉइल, जो अमीर लोग होते हैं वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं। डिड नेवर अनरोल, और वो इस चीज़ को दोबारा अनरोल भी नहीं करते हैं। बट यदि यही ज्ञान उन लोगों को मिलता तो वो बहुत ऊंचा जाते। अब वो ऐसा होता जो ना तो ज्ञान मिला ना उनका कब्र बनी, तो ऐसा क्यों हुआ? चिल पेन्यूरी रिपेज देयर नोबल रेज, यहाँ पेन्यूरी का मतलब है जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, रिपिश उसने दबा दिए हैं देयर नोबल रेज, उनके उच्च विचार, उनका उच्च गुस्सा, उन जो विचार उनके अंदर आए वो उनकी किसने दबा दिए? गरीबी ने दबा दिए। उनको तो सर्वाइव करने के लिए बहुत काम करना पड़ा। एंड फ्रोज मतलब जमा दिया द जेनियल करंट ऑफ द सोल, और जो उनकी करंट थी, जो तरंग उनमें उमड़ी थी कुछ अच्छा करने की, उनकी आत्मा में, वो भी उनकी करंट जम गई। किसकी वजह से जम गई? गरीबी की वजह से। तो इसमें ये पॉइंट बोल रहा है कि यदि वो लोग गरीब नहीं होते तो वो लोग भी अपने नाम एक स्वर्ण पन्नों में लिखा जाता है, एक अच्छी फेम वो गेन कर लेते। फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रेस सेरीन द डार्क अनफेथम caves of ocean bear full many flowers born to the unseen and waste his sweetness on the desert air। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि फुल मैनी जेम, बहुत सारे ऐसे भी वो होते हैं मोती जो बिल्कुल प्योरेस्ट होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं। द डार्क अनफेथ, वो कहाँ रहते हैं? वो समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। इस वजह से वो प्योर भी होते हैं लेकिन वो अनयूजफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के अंदर गहराइयों में जब
जब वो इतने सुंदर हैं तो जब हम बिना देखे उनकी सुंदरता को कैसे बता सकते हैं। फुल मैनी ए फ्लावर इज़ बॉर्न टू ब्लश अनसीन। हो सकता है बहुत सारे फूल उतने सुंदर खिलते हैं जो ना देख पाए हम, और वो अपनी अच्छाई को रेगिस्तान की हवा में खो देते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं जो उनकी खुशबू हम नहीं सूंघ सकते, क्योंकि वो एक निर्जन बियान जगह पे उगते हैं। तो इसी तरह इनकी कंपैरिजन पॉइंट करता है वो जो लोग हैं, गरीब गांव के लोग हैं जो सिंपल कब्रों में दफनाए हैं, उन लोगों से तुलना करते हैं। अनफैदम मतलब जिसकी गहराई को ना नापा जा सके, ठीक है, और अनसीन जिसको ना देखा गया हो। इस तरह के ये इसमें ज़्यादा ऐसे कोई वर्ड ऐसे है नहीं रफ टफ वर्ड।